दुनिया को बचाना, थक जाना, ब्रह्मांड पर राज करना। New mask, same task. तो चलिए बात करते हैं नया मुखौटा, काम और उन 3 तरीकों के बारे में बात करते हैं जिससे हमारे आयरन मैन के लिए डॉक्टर डूम के रूप में वापस आना पॉसिबल हो सकता है। Never one to shrink from an मास्क, पहले मुखौटा और कुछ बैक स्टोरी कॉमिक्स बुक्स थ्योरीज से शुरू करते हैं। विलेन बनने से पहले विक्टर वन डूम एक होशियार कॉलेज स्टूडेंट था जो अपनी माँ से बात करने के लिए एक मशीन बनाता है जिसका नाम सिंथिया वन डूम है, जो एक चुड़ैल है। तो मशीन में एक दिक्कत होती है जिससे एक तेज रोशनी निकलती है और डूम के चेहरे पर दिक्कत हो जाती है और वो एक सूट और मास्क बनाता है, मगर डूम धातु के ठंडा होने से पहले ही मास्क पहन लेता है और यह उसके चेहरे के साथ परमानेंटली चिपक जाता है। तो क्या होता अगर ये सब अवेंजर्स डूम्सडे से पहले हो जाए? 2026 में आरडीजे और उसके इन्फिनिटी वॉर्ड की वापसी रशो ब्रदर्स के साथ होगी। गाइस, ये सिर्फ हमारी बेतुकी थियरी है। आरडीजे का डॉक्टर डूम चाहकर भी अपना मास्क नहीं हटा सकता और उसका परफॉर्मेंस पूरी तरह से वॉइस ओवर होगा, जैसे कि रॉकेट के रूप में ब्रैडली कूपर था, मिस मिनट्स के रूप में टारा स्ट्रॉन्ग। ऐसा हो सकता है, लेकिन रूसो ब्रदर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को डायरेक्शन करने के लिए $80 मिलियन कमा रहे हैं, जबकि आरडीजे और भी ज्यादा कमा रहे हैं। सोचो, सिर्फ आवाज देने के लिए इतनी भारी रकम ट्रक भर के। Even cared you'd actually be here. नंबर 2, क्या होगा अगर टोनी मार्वेल की मेन विलन बन गया तो? अपने सुपर दोस्तों और एमसीयू के किरदार और उनके वेरिएंट्स से मिल चुके हैं, तो डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क भी हो सकते हैं। एक्साइल कॉमिक्स में टोनी स्टार्क बिना किसी सहानुभूति के पैदा हुआ और उसका आयरन मैन बनने की आकांक्षाएं पूरी तरह से महापागलपन वाली हो जाती है। वो डूम को परमिशन देता है कि न्यूयॉर्क पर हमला कर सके और टोनी अपना सपना पूरा कर सके, शासक बनने का। accept limitations. We're boundaryless. We're no better than the bad guys. उसके बाद डूम और स्टार्क एक दूसरे को धोखा देते हैं, जिससे टोनी जख्मी हो जाता है और अपना आयरन मैन हेलमेट नहीं जाता है उतार पाता, और जब डूम मर जाता है तो टोनी विक्टर का सिग्नेचर ग्रीन क्लॉथ को अपने सूट के ऊपर पहन लेता है और आयरन मोनार्क बन जाता है, जब तक कि इनविजिबल विमेन उसे टेक डाउन नहीं कर लेती। एक आर्यन मैनियाक है जो डूम जैसे मेटल सूट में टोनी स्टार्क का एक एक्सट्रीमिस्ट रूप है, जो आने वाले खतरे के बारे में पृथ्वी को चेतावनी देने के लिए अपनी नैतिकता को एक तरफ रखते हुए मिस्टर फैंटास्टिक से भिड़ जाता है, चाहे वो डार्क साइड कैसे भी जाए और पुराने दुश्मन जैसे रीड रिचर्ड्स फैंटास्टिक 4 के साथ फाइट करना पड़े, जो विक्टर के दुश्मन पहले से ही है। तो कोई बात नहीं, टोनी और विक्टर का एक कॉमन एनिमी है। You gonna fight them with me? That would be beneath me. नंबर 3, विक्टर बून। लेकिन डूम और रिचर्ड एक दूसरे के एनिमी क्यों हैं? कॉलेज टाइम पार डूम एक कम्युनिकेटर बनाता है और वो ब्लास्ट हो जाता। इसका जिम्मेदार रिचर्ड और उसके दोस्तों मानता है। ब्लास्ट के कारण विक्टर का चेहरा खराब हो जाता है और फिर कॉलेज से भी निकल दिया जाता है। व्हाट इफ एक स्टोरी लाइन में भी रीड की जगह टोनी स्टार्क विक्टर का रूममेट होता है। वो टोनी के साथ बॉडी को स्वैप करता है, फिर स्टार्क की बॉडी का इस्तेमाल करके वो हथियार और सूट बनता है जो हरे रंग का होता है। इसके बीच टोनी का दिमाग और विक्टर के शरीर का राज डूम इंडस्ट्री को पता चल जाता है और वो लोग एक नया सूट बनाते हैं जो गोल्डन लाल रंग का होता है। टोनी को डूम के बॉडी स्वैप की बात टोनी को पता चल जाता है और वो टोनी के शरीर में डूम को हराने करने के बाद वापस अपने शरीर में जाने का फैसला बदल देता है, क्योंकि डूम के बुरे कामों से उसके परिवार का नाम खराब हो जाता है। तो उसके लिए टोनी डूम को ऐसा हीरो बनाता है जैसा डूम पहले नहीं था। एक और कहानी है जो सिविल वॉर 2 के बाद होती है, जहां स्टार्क कोमा में चला जाता है और डूम टोनी की विरासत आगे बढ़ाने के लिए उसका सूट पहन लेता है, क्योंकि उसने पृथ्वी को बचाने के लिए कई बार सम्मान पाया है। One. या फिर इस बात की अच्छी संभावना है कि यह उन थ्योरीज में से कोई भी नहीं है और आरडीजे वही करेगा जो उनके जैसे ऑस्कर विनर सबसे बेहतर तरीके से करते हैं। एक नई भूमिका निभाएंगे